आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। ओके, इट्स नेम इज एपीटी। इसको कंपैरेटिव स्टडी में लेंगे, 2 कॉलम बना लीजिए, सीएपीएम एपीटी। अब सीएपीएम में और एपीटी में सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी क्या है वो अपने समझ रहे हैं। दोनों प्राइसिंग थ्योरी है, देखो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, दोनों में वर्ड प्राइसिंग कॉमन है। एक फुल पेज में पूरा एक्सटेंड कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, इसको खोजा था विलियम शार्प ने, इसको खोजा स्टीफन रॉस ने। नंबर 2, एक है विलियम शार्प, दूसरा है स्टीफन रॉस। नंबर 2 है सिक्योरिटी रिस्क का मतलब था इधर मार्केट रिस्क विच वॉज नथिंग बट बीटा। नंबर 2, सिक्योरिटी रिस्क इज इक्वल टू, यहां पर हमने बोला इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। Combination of several macroeconomic factors which can be GDP, inflation, market तो है ही, personal choices, etc. ठीक है, तो पहला चीज नया यही सीखने का है कि पहले सोच रहे थे सिर्फ बीटा ही सोल रिप्रेजेंटेटिव है रिस्क का, और अभी सोच रहे सिर्फ मार्केट से बीटा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अभी बीटा यानी रिस्क को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स का सहारा लेंगे। नंबर 3, रिस्क प्रीमियम का नाम था यहां पे मार्केट रिस्क प्रीमियम, जिसको आप बोल सकते हैं RM माइनस RF। याद है, RM माइनस RF। यहां पे आ जाइए, रिस्क प्रीमियम मतलब इस बार नाम हो गया इसका फैक्टर प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का नाम है फैक्टर प्रीमियम, विच इज फैक्टर का रिटर्न माइनस RF। पहले क्या था, मार्केट रिटर्न था और उसका RF से कितना एक्स्ट्रा है। अभी हर फैक्टर का एक रिटर्न दिया होगा, जैसे जीडीपी के बेस पे ये रिटर्न आ जाता है, इन्फ्लेशन पे ये रिटर्न आ जाता है। ईच फैक्टर विल हैव, ये सब एक एक फैक्टर है, विल हैव देयर ओन रिटर्न। उसको जब RF से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका फैक्टर प्रीमियम आएगा, जिसका नाम है अभी रिस्क प्रीमियम। पहले एक ही था मार्केट रिस्क प्रीमियम, अभी मार्केट भी एक फैक्टर में चला गया। मार्केट इज ऑल्सो देयर बट इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स। 4th, RE यानी रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस मार्केट प्रीमियम इंटू बीटा था क्या?
बीटा ऑफ मार्केट, सॉरी बीटा ऑफ सिक्योरिटी विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट आप बोल सकते हैं. व्हाट इज बीएस? बीटा ऑफ सिक्योरिटी विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट. बीएस इज बीटा ऑफ सिक्योरिटी विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट. यहां पे आरई इज इक्वल टू आरएफ प्लस. अभी मार्केट प्रीमियम नहीं होगा, अभी फैक्टर प्रीमियम होगा, और फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए फैक्टर प्रीमियम 1 इंटू बीटा ऑफ दैट फैक्टर, बेसिकली बीटा ऑफ सिक्योरिटी विथ रेस्पेक्ट टू दैट फैक्टर. जैसे यहां पे क्या है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट, तो B1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? बीटा ऑफ सिक्योरिटी विथ रेस्पेक्ट टू दैट फैक्टर. जैसे यहां पे रुक जाना, अभी लिखना नहीं. बीटा ऑफ सिक्योरिटी माने चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न है, और यहां पे बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न बट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन रिटर्न ऑफ फैक्टर. मतलब उस फैक्टर के चेंज होने से आपका बीटा कितना से चेंज होगा, आपका सिक्योरिटी का रिटर्न कितना से चेंज होगा, आपका सिक्योरिटी का रिटर्न कितना से चेंज होगा. और ऐसा कितना ही सारा फैक्टर हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर हो सकता है. फैक्टर प्रीमियम 1, फैक्टर प्रीमियम 2 इंटू बीटा ऑफ 2 प्लस फैक्टर प्रीमियम 3 इंटू बीटा ऑफ 3, और ऐसा डॉट 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 डाल दिया. कितना होगा ये हमें मालूम नहीं है. अब आप बीटा लिख लीजिए. यहां पे बीटा का मतलब क्या है, यहां पे बीटा का मतलब क्या है? ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ, अल्फा. Fifth is alpha. How will you calculate alpha? Alpha is equal to expected return, या फिर आप बोल सकते हैं actual return माइनस RE. यहां पे फिफ्थ, अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट एज पर दिस मॉडल, एज पर दिस थ्योरी. यहां पे जो रिटर्न आना है उतना ही आता है, एक्स्ट्रा नहीं आता है. इफ इट एग्जिस्ट, बाई चांस मान लीजिए वो एग्जिस्ट कर रहा है, it is an opportunity for arbitrageurs to trade into that security. It is an opportunity for arbitrageurs to trade into that security, who will then bring the situation at equilibrium. देखो, मार्केट में हमेशा याद रखो, दो तरह के लोग होते हैं जो सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं. एक होते हैं इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं आर्बिट्रेजर्स. हमेशा याद रखो, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कैटेगरी के होते हैं? इन्वेस्ट किया भूल जाते हैं, लॉन्ग टर्म 5 साल 7 साल 10 साल बाद सोचते हैं क्या करना चाहिए, और अगर उनको कुछ गड़बड़ भी लगता है तो रुपया निकाल के घर पे नहीं रखते,
एक सिक्योरिटी से निकाल के दूसरा सिक्योरिटी में डाल देते हैं, दे आर इन्वेस्टर्स। वहीं छोटे मोटे भी पैसे लगाने वाले लोग होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेजर्स या ट्रेडर्स। ट्रेडर्स बोल सकते हैं आप, आर्बिट्रेजर्स बोल सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मिस प्राइसिंग को खोजते हैं। मिस प्राइसिंग मतलब जहां पे अल्फा आ रहा है उसको खोजते हैं, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, तभी अल्फा आ रहा है। मिस प्राइसिंग मतलब जो प्राइस होना चाहिए वो प्राइस है कि नहीं, वो सिनेरियो को खाली पता लगाते रहते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं। अगर कोई अंडर वैल्यूड मिल गया तो खरीद लेंगे, कोई ओवर वैल्यूड मिल गया तो बेच देंगे, और उस पर जब तक स्मॉलेस्ट ऑफ मार्जिन भी मिल रहा होता है उस पर ट्रेड करते रहते हैं। फिर ट्रेड करते रहने से क्या होगा, सोचो एक कॉन्सेप्ट सोचो, अगर कोई सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड मिल गया आपको, तो आप लोग आर्बिट्रेजर्स ही हो, ट्रेडर्स ही हो, आप उसको खरीदना चाहोगे, खरीदना चाहोगे तो आप खरीद के कुछ दिन वेट करोगे कि ऊपर जाएगा तो हम बेच देंगे। यही तो कॉन्सेप्ट था ना। अंडर वैल्यूएशन में कमाते कैसे थे आप, छोटा प्राइस दिख रहा है, अभी कम प्राइस दिख रहा है, बाय कर लो, कुछ दिन बाद वो लॉन्ग टर्म प्राइस पे जाएगा ही, फेयर प्राइस पे जाएगा ही, तो बेच देना, तो डिफरेंस विल बी और गेन। बट आप अगर गेन की कामना करो तो आपका जो एनालिसिस है वो बहुतों का एनालिसिस है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप कोई हिडन ट्रेजर खोज के लाएं। जैसे ही आपको कुछ खबर मिलता है ना शेयर मार्केट में कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करो, तो बहुतों को खबर मिल जाता है। आपका देखा देखी बहुत लोग फिर खरीदना शुरू करेगा। बहुत लोग खरीदना शुरू करेगा तो होगा क्या, इसका डिमांड बढ़ने लग जाएगा। डिमांड बढ़ने लग जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा ही, और प्राइस बढ़ेगा तो एक ना एक दिन फेयर प्राइस पे जाना ही है, और फेयर प्राइस पे जाके आप लोग ट्रेड करना बंद कर देंगे तो प्राइस स्टेबल हो जाएगा। फिर आप कोई दूसरा सिक्योरिटी को पकड़ते हो जिसमें मिस प्राइसिंग है। तो whenever alpha will exist, arbitrators will come like monkeys and will suck all the sweet, correct? And ultimately they will leave it when equilibrium will come. So arbitrage pricing theory is saying that whatever RE you are calculating, that RE is only the sole RE. You cannot have any different RE in the market. At all, if it is there any difference, then arbitrages will come and make it balanced. ठीक है? So alpha does not exist as per this theory. If it exists, it is an opportunity for arbitrageurs to trade into that security, who will then bring the situation at equilibrium. Next, number 7. Number 6. Each investor invests in, सबको कौन सा पोर्टफोलियो पसंद है, मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो थोड़ा उससे भी उठा लिया, एमपीटी का कॉन्सेप्ट से। सब चाहते हैं मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, ठीक है। मतलब सबका पोर्टफोलियो यूजुअली सेम होता है। दे ट्राई टू रेप्लिकेट द पोर्टफोलियोज, बट हियर ईच इन्वेस्टर invests in their unique portfolio. ठीक है, सब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और सबका अपना अपना फैक्टर्स भी होता है। सिलेक्टिंग देयर ओन फैक्टर्स, selecting their own factors. सब अपना अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक, अपना अपना फैक्टर्स को सिलेक्ट करके। नंबर 7, to create a portfolio, there must be an outflow in order to generate a positive return. There must be an outflow, मतलब आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो गई, आपके घर से रुपए जाएंगे तो पोर्टफोलियो बनेगा ना। हाँ, आप अपना पोर्टफोलियो आज बना सकते हो क्या? आपसे पूछा आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो क्या? नहीं सर, अभी कैसे बनाए, अभी हम लोग के पास रुपए कहाँ हैं। मतलब हमारा मेन अंडरस्टैंडिंग क्या है पोर्टफोलियो बनाने के लिए?
इन्वेस्टमेंट करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा तो कैश जाएगा, आउटफ्लो होगा, तभी जाके उसका कोई रिटर्न आएगा। मतलब रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, आउटफ्लो करना पड़ेगा, तब रिटर्न आएगा। बट आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी से कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्राज पोर्टफोलियो। आर्बिट्राज पोर्टफोलियो मतलब घर से रुपए भी नहीं जाएंगे और रिटर्न भी आएगा। समझ गए? तभी तो शेयर मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं, जो दिन रात बैठ के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते रहते हैं, क्या लगता है आपको सबके पास बहुत पैसा है? कई आप सुनेंगे बीकॉम ग्रेजुएट्स भी घुस जाते हैं, जो सीएस का लाइन में नहीं आते, वो लोग स्टॉक मार्केट का लाइन में घुस जाते हैं। तो क्या बहुत पैसा कमा के स्टॉक मार्केट में घुसा जाता है क्या? तो स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप आर्बिट्रेजर बन जाते हैं। आर्बिट्रेजर का काम क्या है? बिना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कमाना, बिना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कमाना। सर ये कैसे पॉसिबल है? देखो, अगर आप 1 लाख का कुछ बाय कर लेते हो, यानी बाय करना मतलब होता है हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। स्टॉक मार्केट में बाय करने का मतलब है लॉन्ग पोजीशन। पोजीशन का नाम होता है लॉन्ग, मतलब वहां पे स्टॉक मार्केट में एक ऑर्डर बुक का कॉन्सेप्ट होता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर बुक। उसमें आपका, आप जैसे ही बाय करोगे तो वो लोग बोलेगा आपका लॉन्ग पोजीशन आ गया, पोजीशन नेम इज लॉन्ग। जैसे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है ना, वैसे स्टॉक मार्केट का ऑर्डर बुक में लॉन्ग शॉर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप मान लीजिए कुछ स्टॉक खरीदा जिसे 1 लाख रुपया आपको देना है, आप खरीदा तो 1 लाख रुपया देना है, यानी 1 लाख का लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो गया। ठीक, वैसे ही अगर आप साइमल्टेनियसली 1 लाख का स्टॉक बेच दो, शॉर्ट पोजीशन ले लो, समझे क्या? साइमल्टेनियसली 1 लाख का शॉर्ट पोजीशन भी ले लो, तो लॉन्ग शॉर्ट कैंसिल होके आपका नेट, अगर लॉन्ग आ रहा है तो पैसा देना है, नेट में शॉर्ट आ रहा है तो पैसा लेना है, और नेट में जीरो हो गया तो न कुछ लेना है न कुछ देना है। समझे? स्टॉक मार्केट इन जनरल, जैसे सुबह सुबह स्टॉक मार्केट अगर ओपन होता है तो सुबह सुबह अगर आप शॉर्ट करते हो 1 लाख रुपया का, ठीक है, तो शाम तक आप लॉन्ग वापस कर लो तो आपको कुछ नहीं देना कुछ नहीं लेना। मतलब आपका शॉर्ट करने में रुपया आता है। शॉर्ट करना मतलब क्या होता है? सेल करना। तो सेल करना है तो 1 लाख रुपया आना है, और शाम तक अगर लॉन्ग कर दिया, शॉर्ट करके लॉन्ग कर दिया तो क्या हो गया? हिसाब बराबर। और शाम तक में अगर प्राइस डिफरेंस हुआ, जैसे शॉर्ट करके लॉन्ग करोगे ना, मतलब सेल करके जब बाय करोगे तो हायर पे सेल करके लोअर पे बाय कर लिया, तो आपके पास बिना इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव रिटर्न आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आर्बिट्राज कैसे होता है? मैं सुबह सुबह जाके 1 लाख रुपया का इन्फोसिस का शेयर्स बेच दिया, उसमें समझो 100 शेयर्स था 1000 रुपीज करके, सुबह सुबह बेच दिया 100 शेयर्स 1000 रुपीज करके, तो 1 लाख रुपया का बेच दिया। स्टॉक मार्केट मेरे को शाम तक का मोहलत दे रहा है, शाम तक ये शेयर्स वापस खरीद लेना, बेच दिया तो शॉर्ट किया तो लॉन्ग कर लेना, तो कुछ नहीं देना मेरे को, कुछ नहीं लेना मेरे से। शाम को क्या हो गया कि शेयर का प्राइस 950 हो गया, 1000 में बेचा था, शाम तक प्राइस 950 हो गया, तो 950 में आप खरीद लीजिए 1000 शेयर्स। ठीक है, 950 में आप 1000 शेयर्स वापस खरीद लीजिए। 1000 शेयर्स बेचा हुआ है, 1000 शेयर्स फिर खरीद लीजिए, तो 1000 शेयर्स शॉर्ट किया हुआ है, 1000 शेयर्स लॉन्ग हो गया, अकाउंट टैली हो गया। अब आपने जो बेचा था वो 1 लाख रुपया में बेचा था और शाम को खरीदा 950 में, तो पूरा दिन भर में 50 इंटू 100 शेयर्स 5000 रुपया आपका कमाई हो गया। ये पॉकेट में आके लेके चल जाओ। स्टॉक मार्केट में ऐसे होता है, आर्बिट्राज इसको बोलते हैं। ठीक है, आर्बिट्राज वगैरह और डिटेल में पढ़ाएंगे आपको आगे जाके, बट आर्बिट्राज एक्चुअली यही होता है। अब इसमें जिसको पढ़ना आता है, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना आता है, वो मान लीजिए महीना महीना में लाखों रुपया कमा लेता है। और जिसको नहीं आता है वो कई महीना से कुछ नहीं कमा पाता है, वो ट्रायल एंड एरर करते रहता है। जो बुद्धि से खेलता है वो कमा पाता है। ठीक है, तो आर्बिट्राज प्राइसिंग बोलता है देयर कैन बी
या देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो with zero outflow, zero risk, and positive return. Imagine क्या लिखा मैंने, जीरो आउटफ्लो, आउटफ्लो भी नहीं होगा, रिस्क भी जीरो हो सकता है और रिटर्न भी पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पे मैंने क्या लिखा, आउटफ्लो होगा इन ऑर्डर टू जनरेट अ पॉजिटिव रिटर्न, एंड इसमें एक और लिख देते हैं, देयर विल बी अ पॉजिटिव रिस्क ऑल्सो। मतलब इन जनरल क्या होता है, रिस्क भी लेना पड़ेगा तो जाके रिटर्न आएगा और आउटफ्लो करना पड़ेगा। पॉजिटिव रिटर्न पाने के लिए पॉजिटिव रिस्क भी उठाना पड़ेगा। बट आर्बिट्राज प्राइसिंग क्या बोलता है, बिना आउटफ्लो के पॉजिटिव रिटर्न भी आ सकता है और रिस्क भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा हम लोग सीखेंगे। नंबर 8 पॉइंट में है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अगर हम आपसे पूछें तो हाउ विल यू फाइंड दिस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। इट इज सपोज टू बी वेटेड एवरेज बीटा, यानी कि इट इज डब्ल्यू ए बीटा ए प्लस डब्ल्यू बी बीटा बी। अब दोनों जोड़ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज लॉन्ग पोजीशन इन बोथ, लॉन्ग पोजीशन इन बोथ। जैसे कभी क्वेश्चन में लिखे अ कंपनी हैज लॉन्ग पोजीशन इन सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी, इसका क्या मतलब हुआ, लॉन्ग पोजीशन इन बोथ मतलब हो गया दोनों को बाय किया है। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय, बाय करते हैं तो बीटा ऐसे निकालते हैं। अब बीटा ऑफ आर्बिट्राज पोर्टफोलियो बीटा ऑफ आर्बिट्राज पोर्टफोलियो इसमें केस 1 इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन टुगेदर लिया हुआ है, जैसे एक सिक्योरिटी में लॉन्ग ले लिया, दूसरा में शॉर्ट पोजीशन ले लिया, तो जिसमें आपने लॉन्ग लिया उसका बीटा और वेट प्लस साइन में रहेगा। ठीक है, और जिसमें आपने शॉर्ट पोजीशन लिया उसका वेट और बीटा आपका माइनस साइन में आएगा, ध्यान रहेगा। तो दिस इज इंडिकेटिंग लॉन्ग पोजीशन इन सिक्योरिटी ए एंड दिस इज इंडिकेटिंग शॉर्ट पोजीशन इन सिक्योरिटी बी। लॉन्ग पोजीशन इन सिक्योरिटी ए एंड शॉर्ट पोजीशन इन सिक्योरिटी बी, अंडरस्टैंडिंग। तो लॉन्ग के साथ जब शॉर्ट वाला सिक्योरिटी आ रहा है तो उसका बीटा का बीच में माइनस होना चाहिए। तो इससे ये समझ में आ रहा है क्या हो सकता है कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि ये ओवरऑल कट कटा के जीरो चला जाए। तो जो ऊपर में लिख रहा था ना कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट एंड जीरो रिस्क, तो जीरो रिस्क ऐसे बन जाएगा माइनस करके। ठीक है, उसी तरह से एक और केस आ रहा है, केस 2, लॉन्ग शॉर्ट एंड बोरोइंग। लॉन्ग शॉर्ट एंड बोरोइंग, जैसे कभी कभी किसी आर्बिट्रेजर के पास रुपया नहीं होता, लॉन्ग करने का भी रुपया नहीं है, या फिर कोई आर्बिट्रेजर क्या करता है कि लॉन्ग
के साथ शॉर्ट नहीं कर रहा है, बोरो कर रहा है और लॉन्ग कर दे रहा है, तो उसका आउटफ्लो हुआ क्या? सोचो ना, आप आर्बिट्रेजर हो, आपको आपका जो स्टॉक ब्रोकर है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, वो आपको परमिशन दिया हुआ है, तुम मेरे से रुपया बोरो करके पोर्टफोलियो बना सकता है, तो आपका घर से आउटफ्लो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो बोरो करके अगर लॉन्ग लेते हो तो भी जीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और हो सकता है आप कुछ लॉन्ग भी किया, बड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हो, तो ज्यादा बड़ा लॉन्ग कर लिया, थोड़ा शॉर्ट कर लिया और थोड़ा बोरो कर लिया, कॉम्बिनेशन बना लिया, जिससे ओवरऑल आउटफ्लो आपका जीरो आ गया है। या फिर आप सोचते हो नहीं, मेरा भी 50,000 रुपया मेरे पास है, तो उससे भी आप बना सकते हो। आपका 50,000 जाएगा तो आप लॉन्ग ले लो ज्यादा, फिर थोड़ा शॉर्ट कर लो, थोड़ा सा बोरो भी कर लो, तो 50,000 रुपये में भी बड़ा एक्सपोजर प्लान किया जा सकता है। तो लॉन्ग शॉर्ट एंड बोरोइंग अगर होगा तो कैसे होगा? वेट ऑफ बीटा ए, वेट ऑफ बीटा बी माइनस में गया इंटू बीटा बी, और वेट ऑफ सी इंटू बीटा ऑफ सी। अब ये क्या है? ये लॉन्ग का है, ये शॉर्ट का है, और ये रिस्क फ्री बोरोइंग का आपका इफेक्ट है, रिस्क फ्री बोरोइंग का इफेक्ट। उसका बीटा जनरली जीरो ही होता है, ठीक है, रिस्क फ्री बोरोइंग का बीटा। तो दिस वे यू कैन सी दैट बीटा इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। इट मे हैपन दैट द ओवरऑल बीटा इज अल्टीमेटली जीरो। इट मे हैपन दैट आप जो पोर्टफोलियो बनाए उसमें थोड़ा बीटा आप लिए भी, जीरो वाला भी सिनेरियो हो सकता है, थोड़ा सा जीरो से ज्यादा वाला भी हो सकता है। खाली जीरो जीरो वाला आप सिनेरियो खोजोगे ना, खाली जीरो जीरो वाला आप सिनेरियो खोजोगे, तो आप जैसा बहुत लोग है सोचने वाला, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कभी उनसे जाके मिलो, उनसे बात करो कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, कैसे आप अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मेरे एक ब्रदर हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि क्या होता है सतीश, अगर हम लोग रिस्क नहीं लेते तो हमारे पास अच्छा रिटर्न नहीं आता। रिस्क का रिटर्न है। हर आर्बिट्रेजर यही सोचता है कि हम ऐसा कोई ट्रेड बना लें, ऐसा कोई सौदा बना लें, ऐसा कोई पोर्टफोलियो बना लें जिसमें मेरा रिस्क जीरो हो। तो रिस्क जीरो होगा तो इतना नॉमिनल रिटर्न आएगा कि वो रिटर्न अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि सब सारा दुनिया में तो सब रिस्क फ्री रिटर्न चाहता है ना। तो आप थोड़ा तो रिस्क लेंगे तभी तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न का हो पाएगा। अब वही है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना आपका एक्स्ट्रा रिटर्न आ सकता है, यही खेल है, सारा खेल ही यही है। बिना रिस्क के एकदम अच्छा रिटर्न आने लग जाए तो सभी को यही काम करें ना हम लोग, फिर इतना ये सीए सीएमए साथ पढ़ाई करके क्या होगा हमारा? बिना रिस्क के कुछ रिटर्न आएगा तो सब कुछ स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं। करेक्ट, इतना पढ़ाई है स्टॉक मार्केट में तो फिर वहीं चलते हैं ना। सारा पढ़ाई खाली एक ही होता है, बीकॉम होने के बाद या 12 होने के बाद एक ही पढ़ाई होता है पूरे इंडिया में, बट ऐसा नहीं है। करेक्ट, तो इट इज अगेन अ पर्सनल थिंग नाउ। आपको पढ़ाई सिखा दिया गया, बट पर्सनल थिंग इज आप जितना रिस्क लोगे फिर उतना रिटर्न आएगा। वो आपका रिस्क लेने का क्षमता कितना है वो डिपेंड करता है। ओके, सो बेसिकली एपीटी मतलब आपको समझा दिया गया। एपीटी का मेन जो इक्वेशन है वो ये वाला है, इसको आप खास याद रखिएगा। फाइन, नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। एपीटी के साथ साथ एक मॉडल और आता है जिसका नाम है मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। नाउ इन एग्जाम इट मे हैपन कि क्वेश्चन मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल का नाम ले रहा है तो आपको क्लिक करेगा, अरे एपीटी होगा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वहीं पे थे। बट अगेन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, ये दो अलग अलग मॉडल है, ठीक है। इधर पहले एपीटी बता रहे हैं। एपीटी बोल रहा है जो आपका डिजायर्ड रिटर्न है, जिसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बुला सकते हो,
अब वही बात है ना, पूरा पोर्टफोलियो चैप्टर में कब ईआर है कब डिजायर्ड रिटर्न है थोड़ा ध्यान देके करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस क्या सिखाया आपको, फैक्टर रिटर्न प्रीमियम 1 इंटू बीटा 1, फैक्टर रिटर्न प्रीमियम 2 इंटू बीटा 2, ऐसे चलता जाता है। जितना फैक्टर्स आप अज्यूम करके करो। आप अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त अपने फैक्टर्स को चुनो जिस पे आप रिलाई करते हो और पोर्टफोलियो बनाकर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। ठीक। सो हाउ डू यू कैलकुलेट एफआरपी, फैक्टर रिटर्न प्रीमियम? हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? फैक्टर रिटर्न प्रीमियम इज इक्वल टू, फैक्टर का रिटर्न आपको मालूम होना चाहिए, माइनस करोगे आप आर एफ, माइनस करोगे आप आर एफ। दिस इज योर एपीटी। नाउ सब्सिक्वेंटली देर इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। नाउ दिस इज सेइंग दैट, इधर सिंबल यूज किया है आर ई या आर आई बोल सकते हैं आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न एपीटी में आया वो तो है ही। कौन सा एक्सपेक्टेड रिटर्न? जो एपीटी में आया वो तो है ही, प्लस हो सकता है आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आए या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आए उसमें और एक्स्ट्रा आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? जो आपने सोचा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो सोचा उससे और ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा जो आ रहा है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस फर्स्ट फैक्टर का जो बीटा है, बीटा 1 इंटू एक कॉन्सेप्ट है शॉक 1, शॉक, फैक्टर शॉक बोल सकते हैं आप, बताएंगे शॉक माने, वैसे ही बीटा 2 इंटू शॉक 2, ऐसे करके जितना आपने फैक्टर्स अज्यूम किया उसका शॉक। नाउ व्हाट इज शॉक? शॉक मतलब हो गया जो फैक्टर रिटर्न आपने सोचा था पहले उससे ज्यादा, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इन ईच फैक्टर। एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इन ईच फैक्टर। आप जब यहां पर एफआरपी निकालने जाते हैं तो इस एफआरपी में फैक्टर रिटर्न चाहिए ना, माइनस आरएफ करोगे तो ये फैक्टर रिटर्न एक तरह से तो एस्टिमेटेड ही रहा होगा, एक्चुअल थोड़ी रहा होगा। एस्टिमेटेड फैक्टर रिटर्न माइनस आरएफ। अब एक्चुअल में जो फैक्टर रिटर्न आया वो एस्टिमेटेड से और ज्यादा आ गया, तो एक्चुअल रिटर्न अगर ज्यादा आ गया तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, या एक्चुअल रिटर्न कम आ गया तो उसका डिसएडवांटेज आपको सहना पड़ेगा। तो फाइनल रिटर्न वुड बी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो सोचा उसमें फिर कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। अब ये कॉन्सेप्ट जब आपका आईसीआई मैट में पूछा एक बार एग्जाम में, और उसको जब उन्होंने सॉल्व किया, आईसीएआई मैट कंबाइंड बोथ एंड क्रिएटेड देयर ओन फॉर्मूला, ठीक है, एंड क्रिएटेड देयर ओन मॉडल, एक नया मॉडल उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया। एंड व्हाट डिड दे डू, वो बोल रहे हैं वो आर्बिट्रेज प्राइसिंग का ही मॉडल बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल है, एंड दैट इज यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू बोल रहे आर एफ प्लस बीटा 1 शॉक 1, बीटा 2 शॉक 2 एंड सो ऑन। देखिए, पढ़ के देखिए ना, जहां बीटा 1 शॉक 1 है वहां पे क्या है? आरएफ थोड़ी है, वहां पे क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न है।
ओके। और जहां पे आरएफ है वहां पे फैक्टर रिटर्न प्रीमियम 1 इंटू बीटा 1 है। तो दोनों को कंबाइन कर दिया और एक नया फॉर्मूला बना दिया। और इंस्टीट्यूट में ये सम कई बार एग्जाम में भी आ गया, एमटीपी में भी आ गया, आरटीपी में भी आ गया, और हर बार उन लोग अपना तरीका से ही किया। इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी चल रहे हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, पिछले बैचेस तक उतना डिफ्रेंशिएट करने जाते नहीं थे। अब जब यूट्यूब वगैरह में खुलासा हो गया तो फिर हम लोग भी बोलने लग रहे हैं, आपके साथ भी बोल दे रहे हैं। बट पहले हम उतना आपको समझाने नहीं जाते थे। हम बोलते थे एज पर आईसी मैट आपका जो कैलकुलेशन है वो ऐसे कर लेना, बस ऐसे समझा के आपको निकाल देते थे। ठीक है, इतना डिस्टिंग्विश्ड वे में डिफरेंशिएट करके नहीं दिखाते थे, क्योंकि फिर आपके माइंड में कंट्रोवर्सी चल जाए। बट अब कंट्रोवर्सी जब लाइमलाइट में आ चुका है तो मैं भी इसको खुल के बताया, ध्यान रहेगा। तो सर एग्जाम में कैसे करेंगे, दिस इज अनदर बिग क्वेश्चन, स्टिल नॉट येट रिजॉल्व्ड। तो आप सही वाला ही करो, सही वाला करके सर नंबर नहीं आया तो ठीक है, उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप गलत चीज क्यों सीखो, सामने वाला नंबर नहीं दिया वो उनका प्रॉब्लम है, आप तो सही थे ना। अपने आप को उनके तरह गलत ना करो, क्योंकि पूरा ऐसा हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। फिर कल को इंटरव्यू में कोई पूछ लेगा भैया बताओ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है, तो आप तो कुछ और ही बोलने लग जाओगे, तो फिर तो आप पूरे रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम में तो कई बार सही को गलत करता ही और गलत को सही भी करता है, उतना मैटर नहीं करता हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉलो करके करेंगे। आईसीआई मैट में क्या किया मैं वो आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट हम लोग सही वाला भी करेंगे। फाइन, तो दिस इज योर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी एंड मल्टी फैक्टर मॉडल। एक बार आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग